Hello friends, I have started a series of last 10 year previous year questions of political science. These are the PYQs of unit number 5, that is international relations. We are doing the previous year questions unit wise. Okay, so today we are going to discuss the PYQs of December 2018. Okay, so first question देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट थिंकर टू यूज़ द टर्म सुपर पावर। ये हमने थ्योरी पार्ट में मैंने कवर किया, और जो भी स्टूडेंट्स न्यू है मैं उन्हें आप बता दूँ, इस चैनल पे मैंने थ्योरी पार्ट कवर करने के लिए यूनिट वाइज प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। सो आप थ्योरी पार्ट वहाँ से कवर करिए, और PYQ सीरीज़ को, इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। ये सीरीज़ जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा जून में, तब तक ये सीरीज़ चलती रहेगी, और उसके बाद भी हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रिपीटेड थीम पे क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड कभी कभी एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाते हैं। सो इसलिए लास्ट 5 और 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है फॉर क्लियरिंग द GRF। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट थिंकर। सबसे पहला थिंकर कौन था जिसने सुपर पावर टर्म को यूज़ किया था। तो जो सुपर पावर है, हम लोगों ने इसको कॉन्सेप्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस उस चैप्टर में पढ़ा था कि हार्ड पावर क्या होता है, सॉफ्ट पावर क्या होता है, सुपर पावर क्या होता है। सो उसमें विलियम TR फॉक्स ने 1944 में, ओके, सो विलियम T फॉक्स, सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस। ओके, विलियम फॉक्स ने अपनी उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी, द सुपर पावर्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीस। इसमें इन्होंने बताया था कि 3 सुपर पावर्स हैं, ठीक है, 3 सुपर पावर्स। इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, इस बुक का नाम भी याद कर लीजिएगा, विलियम T फॉक्स की, द सुपर पावर्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन। ये इनकी बुक का नाम है, जिसमें इन्होंने बताया था कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीस, पीस को क्रिएट करने के लिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन 3 सुपर पावर्स की। ये बुक जो है किसकी थी, विलियम T फॉक्स की। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब देखिए, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, आइडियलिस्ट अप्रोच स्ट्रेसेस द रोल ऑफ मॉरल वैल्यूज। जो आइडियलिस्ट अप्रोच है वो किस चीज़ पे फोकस करती है, तो वो मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स पे फोकस करती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, क्योंकि आइडियलिस्ट अप्रोच जो है वो मॉरल वैल्यूज़ पे फोकस करती है, एथिक्स पे फोकस करती है, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स पे फोकस करती है, ठीक है। फिर आइडियलिज्म इज़ एन एसेंशियली अ वेरिएंट ऑफ लिबरल इंटरनेशनलिज्म। सो ये जो स्टेटमेंट है कि क्या लिबरलिज्म और आइडियलिज्म जो है उसी का ही एक वेरिएंट पार्ट है। सो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी कि येस, आइडियलिज्म इज़ वेरिएंट ऑफ लिबरल इंटरनेशनलिज्म। ओके, आइडियलिज्म में इंटरनेशनल लिबरल इंटरनेशनलिज्म को माना जाता है। आइडियलिस्ट अप्रोच एम्स एट रीफॉर्मिंग इंटरनेशनल सिस्टम थ्रू इंटरनेशनल लॉ। सो येस, आइडियलिस्ट अप्रोच जो है वो इंटरनेशनल लॉ बनाने की भी बात करते हैं और इंटरनेशनल लॉ पे बिलीव करते हैं। आइडियलिस्ट इज को एक्सटेंसिव विद लिबरलिज्म। सो यहाँ पे आइडियलिज्म बोल रहा है कि को एक्सटेंसिव है, बल्कि अभी हम लोगों ने एक यहाँ पे ऊपर पढ़ा कि आइडियलिज्म जो है वो लिबरल इंटरनेशनलिज्म का ही एक वेरिएंट है, ठीक है। सो को एक्सटेंसिव, ये जो वर्ड लिखा है को एक्सटेंसिव विद लिबरलिज्म, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि आइडियलिज्म और लिबरलिज्म ओवरलैपिंग प्रिंसिपल को शेयर करते हैं, ठीक है। दे आर डिस्टिंक्ट इन देयर स्कोप एंड फोकस। ओके, सो दिस इज द, सो रॉन्ग आंसर इसमें स्टेटमेंट कौन सा है, इसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो ये है, आइडियलिज्म इज को एक्सटेंसिव विद लिबरलिज्म। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये आपको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। न्यूरेमबर्ग एंड टोक्यो ट्रायल्स, ठीक है, ये कब हुई थी न्यूरेमबर्ग और टोक्यो ट्रायल्स, ये 1945 में, 1946 में, ठीक है। और ये न्यूरेमबर्ग वाली हुई थी, और फिर उसके बाद टोक्यो ट्रायल्स जो हुई थी वो 1946 से 48 के बीच में, ठीक है। ये ट्रायल्स किस लिए हुई थी, जो वर्ल्ड वॉर 2 के क्रिमिनल्स थे उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए थी, इसीलिए जस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही ये ट्रायल्स हुए, ठीक है। आपको ये अपने दिमाग में बैठाना है कि ये ट्रायल्स किस लिए थी,
टू एग्जीक्यूट द क्रिमिनल्स ऑफ, जो जो वर्ल्ड वॉर 2 के क्रिमिनल्स थे उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, टू एग्जीक्यूट द क्रिमिनल्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू के क्रिमिनल्स को। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, गार्बेचेव्स अपॉइंटमेंट एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ CPSU, ठीक। सो यस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के सेक्रेटरी जनरल कौन बने थे, गार्बेचेव्स। तो ये क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। सो यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर इस्लामिक रिवोल्यूशन कहाँ पे हो, अब देखिए कि इस्लामिक रिवोल्यूशन को ये रिपीट भी कर सकता है, ठीक है। सो इस्लामिक रिवोल्यूशन 1979 में हुआ, ठीक है। और ये जो गार्बेचेव्स अपॉइंटमेंट था ये 1985 में हुआ था इनका अपॉइंटमेंट, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल का, ठीक है। माइकल गॉर्बेचेव जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के लीडर बने थे। और इनकी ये जो है इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, ये गॉर्बेचेव्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि इनकी एक ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोका, ये दो ऐसी मेजर रिफॉर्म्स थे जो इन्होंने किए थे। कौन से, ग्लासनोस्ट एंड पेरिस्ट्रोका, ओके, पेरिस्ट्रोइका। ये जो है इस पे ग्लासनोस्ट पॉलिसी पे क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद CSE मीटिंग फॉर फॉर्मली एंडिंग द कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर कब एंड हुआ, 1990 में। तो ये जो मीटिंग थी ये 1990 के टाइम पे CSE की मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, ये ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो इससे आप अरेंज करके देखिए तो करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा, 1, पहले फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर उसके बाद सेकेंड एंड देन फोर्थ, ओके। द करेक्ट आंसर दिस। आपको ये सारे सीक्वेंस आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे कि देखिए सबसे पहले वर्ल्ड वॉर जो 2 हुआ उसको, उसके क्रिमिनल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए नूरमबर्ग और टोक्यो ट्रायल्स हुए। फिर उसके बाद जो है आता है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था, ये आयतुल्लाह खुमनई के जो अंडर ये पर्टिकुलर इस्लामिक रिपब्लिक को इस्टेब्लिश करने के लिए ईरान में, और वहाँ की शाह रिजीम को हटाने के लिए ये पर्टिकुलर इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में हुआ था, ठीक। 1979 के टाइम पे ये रेवोल्यूशन हुआ। फिर उसके बाद सेक्रेटरी जनरल बने जिसमें ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका पॉलिसी जो है इम्पॉर्टेंट है। देन CSE मीटिंग हुई फॉर फॉर्मली एंडिंग द कोल्ड वॉर, ओके। What is the full form of CSE? Conference on Security and Cooperation in Europe. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार, इसमें आप एक क्वेश्चन ये कितनी बार रिपीट हुआ, तो 20 years क्राइसिस 19 to 39, ये मैंने थ्योरी पार्ट में भी कवर की है। ये बुक इंपॉर्टेंट बुक है, ये किसकी बुक है, EH कार की है। सो ए का करेक्ट आंसर क्या होगा, 3। अब ए का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी सारे ऑप्शन में डिफरेंट है। सो एक ही आपको अगर पता है तो उसी से आपको करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ए का 3rd। लेकिन हम लोग और भी सारी बुक्स को देखते हैं क्योंकि और भी बुक्स इंपॉर्टेंट होती हैं, वहाँ से कभी वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ये बुक किसकी थी, ये कार्ल डॉश की थी। देन इंटरनेशनल रिलेशंस का एनालिसिस, ये बुक कार्ल डॉश। इम्पेरियलिज्म अ स्टडी, ये J. हॉब्सन। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, द न्यू कॉलोनिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पेरियलिज्म। ये जो जिसमें कि इम्पेरियलिज्म की लास्ट स्टेज को बताया था, न्यू कॉलोनिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पेरियलिज्म। ये बुक जो है ये क्वामे नक्रुमा की है। ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पे क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। सो ये कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जिनको आप बहुत अच्छे से बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए। इम्पेरियलिज्म की स्टडी किसने किया, J. हॉब्सन की। न्यू कॉलोनिज्म की स्टडी क्वामे नक्रुमा ने किया, ओके। ये क्वामे नक्रुमा कौन थे, ये घना के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है। 1965 में इन्होंने इस बुक को पब्लिश किया, ओके। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द US पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट। US जो है वो कंटेन करना चाहता था, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता था, तो उससे US पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, आपको ये कौन कौन से स्टेटमेंट गलत हैं,
वो आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, द पॉलिसी एम्ड एट कंटेनिंग द सोवियत यूनियन, तो दिस इज द करेक्ट, यही तो पॉलिसी थी। वो रशिया के इन्फ्लुएंस को कंटेन करना चाहता था, वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था, अपने आप को एक्सपैंड करना चाहता था, और रशिया के सोवियत की पावर को लिमिट करना चाहता था। सो ये वाला तो ऑप्शन स्टेटमेंट सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूएस यूज्ड फॉरेन एड एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंटेनमेंट, तो यस यूएस ने बहुत ज़्यादा ये इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया, फॉरेन एड प्रोवाइड करता था जो भी, और इसी फॉरेन एड का ही रिजल्ट था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आ भी चुका है। मार्शल प्लान के थ्रू यूरोप की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए 1948 में, इनफैक्ट एक तरीके से ये क्या था, ये इकोनॉमिक एड था। यूरोपियन यूनियन को यूएस ने इकोनॉमिक एड दिया था ताकि वो अपनी इकोनॉमी को फिर से रीबिल्ड कर सके थ्रू मार्शल प्लान 1948। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर द पॉलिसी वॉज मेंट फॉर काउंटरिंग सोवियत इन्फ्लुएंस इन ईस्टर्न यूरोप ओनली। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ओनली वर्ड लगा हुआ है कि सिर्फ ईस्टर्न यूरोप में अपने इन्फ्लुएंस को, जो सोवियत का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था उसको रोकना था। तो ऐसा नहीं है, यूरोप का, रशिया का जो इन्फ्लुएंस था वो एशिया में भी बढ़ रहा था, लैटिन अमेरिका में भी बढ़ रहा था, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में भी बढ़ रहा था। तो इन सभी जगहों में भी जो यूएस जो है चाहता नहीं था कि रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़े। सो इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन। ओके, द पॉलिसी वॉज मेंट फॉर काउंटरिंग द सोवियत इन्फ्लुएंस इन ईस्टर्न यूरोप ओनली। हम लोग लास्ट स्टेटमेंट में देख लेते हैं, डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री इंटरवेंशन वॉज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंटेनमेंट। तो येस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, डिप्लोमेसी का यूज़ करके, मिलिट्री इंटरवेंशन करके यूएस जो है अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता था और सोवियत यूनियन की पावर को लिमिट करना चाहता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द थ्योरीज शुड बी जज नॉट बाय सम प्री ऑक्युपाइड एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और concept unrelated to reality, its purpose is to bring order and meaning to mass phenomena। देखिए यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये किसका, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट देखिए ध्यान से, नॉट बाय सम प्री ऑक्युपाइड एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे एक वर्ड जिससे आपको थोड़ी हिंट मिल सकती है, वो वर्ड है रियलिटी। कि ये वर्ड क्या कह रहा है कि आपको जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको सिर्फ पहले से कुछ प्रिंसिपल सिद्धांत बन चुके, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, उसके बेसिस पे इंटरनेशनल रिलेशंस को नहीं पढ़ना है, बल्कि रियलिटी को देखना है और रियलिटी को देख के इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना है, ठीक है। तो ये रियलिटी की बात किसने किया था, रियलिस्ट थिंकर्स ने बात की थी। और रियलिस्ट फिलोसफी कौन किसने दिया है, तो हंस जे मार्गनदाउ। ये क्वेश्चन कितनी बार, देखिए इन पे भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। सो हंस मार्गनदाउ इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब E.H. कार की, ये देखिए इसमें जो अदर थिंकर्स हैं इनको भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। E.H. कार, इनकी तो 20 ईयर्स क्राइसिस वाली बुक बहुत ही फेमस बुक थी। उसके बाद स्टीफन क्रासनर, ये स्ट्रक्चरल रियलिज्म है और इंस्टीट्यूशनलिज्म को फेवर करते हैं, उससे उससे एसोसिएटेड हैं। कैनेथ वॉल्श जो है वो न्यू रियलिज्म से या स्ट्रक्चरल रियलिज्म की बात करें उससे हैं। सो हमने आपको ऑलरेडी अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशन, जितनी भी अप्रोचेस हैं उसके मैंने 2 लेक्चर्स लिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो ज़रूर आप उन लेक्चर्स को देखिए, वहाँ से आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि कितने अप्रोचेस हैं और उन अप्रोचेस के कौन कौन से थिंकर्स हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बेटे आते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें, वो लेक्चर देखना ज़रूरी है। ओके, सो हंस जे मार्गनदाउ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है कितनी बार ये चीज़ पूछ ली गई, अब आपको बिल्कुल रट जानी चाहिए कि CTBT कब साइन हुई, ABM कब साइन हुआ, स्टार्ट 1 कब साइन हुआ, शॉर्ट, ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी ये 1996 में हुई थी। ओके, इसका ईयर क्या है, 1996 में कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी हुई थी, जिसको में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस ट्रीटी को अडॉप्ट किया था। और इस ट्रीटी के थ्रू ये बोला था कि सारे तरीके के जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, चाहे वो सिविलियन पर्पस के लिए हो, चाहे वो मिलिट्री पर्पस के लिए, ऑल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स आर बैंड ड्यू टू कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। ओके, सो ये कब हुई थी, ये 1996 में हुई थी। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ये कितनी बार एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ABM ट्रीटी पूछी जा चुकी है, तो ये 1972 में, ये इससे पहले आई थी। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी से पहले ये ABM ट्रीटी जो है वो US और सोवियत यूनियन के बीच में साइन हुई थी, ठीक। ABM ट्रीटी किसके बीच में साइन हुई थी, सोवियत यूनियन और US के बीच में
1972 में ये साइन हुई थी, टू लिमिट द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम्स विच आर डिज़ाइन टू इंटरसेप्ट द बैलिस्टिक मिसाइल्स। उन सारे सिस्टम्स को लिमिट करने के लिए जो कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करते हैं, उन सिस्टम्स को लिमिट करने के लिए। ठीक है। स्टार्ट वन स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ये 1991 में हुई थी। ठीक है। सो CTBT बाद में आई थी। पहले तो ये हुआ था कि धीरे धीरे स्ट्रेटेजिकली जो है क्या करना है, ये भी सोवियत यूनियन और यूनाइटेड नेशंस के बीच में जैसे ही कोल्ड वॉर एंड हुआ उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट वन ट्रीटी आई कि हम दोनों आपस में अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स है उनको रिड्यूस करेंगे या उसको लिमिट में करेंगे। तो ये एक तरह से न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट था पोस्ट कोल्ड वॉर। ठीक, तो सबसे पहला इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पोस्ट कोल्ड वॉर। पोस्ट कोल्ड वॉर होने के बाद यूएस और रशिया के बीच में ये पहली ट्रीटी साइन हुई कि हम लोग अपने आर्म्स जो हैं उनको ऑफेंसिव आर्म्स को रिड्यूस करेंगे, लिमिट में करेंगे। सो ये 1991 में हुई थी। इसको आपको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है कि स्टार्ट वन सबसे पहले कब हुई, 1991 में हुई। फिर स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी शॉर्ट वन जो है वो 2002 में हुई। ठीक है। सो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आई होगी। इसको जो है ये शॉर्ट वन को मॉस्को ट्रीटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, इसको मॉस्को ट्रीटी भी बोलते हैं। ठीक है, ये यूएस और रशिया के बीच में ये ट्रीटी हुई थी शॉर्ट वाली, और ये ट्रीटी किस चीज़ पे फोकस थी कि जो भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, उनको रिड्यूस करना। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रीएम्प्टिव स्ट्रैटेजी। प्रीएम्प्टिव स्ट्रैटेजी मतलब, अब इसका मतलब क्या हुआ। अब बच्चों देखिए, आप क्या है कि अगर इसका मतलब ही नहीं समझेंगे तो कैसे आप आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीएम्प्टिव स्ट्रैटेजी मतलब वॉर होने से पहले कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना जिससे वॉर को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, द स्ट्रैटेजी, तो अब इसका आप स्टेटमेंट देखिए, इसके कौन सा स्टेटमेंट गलत है। द स्ट्रैटेजी वॉज डिजाइंड टू प्रिवेंट वॉर, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रीएम्प्टिव स्ट्रैटेजीज वो स्ट्रैटेजीज होती हैं जो वॉर को प्रिवेंट करने के लिए की जाती हैं। द स्ट्रैटेजिक रिलेटेड टू थ्रेट्स फ्रॉम रॉक रिजीम्स, सो ये करेक्ट है कि जो प्रीएम्प्टिव स्ट्रेटजी होती हैं वो हमेशा रॉक स्टेट्स या ऐसी स्टेट्स जिनसे हमें थ्रेट होता है या जिनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस होते हैं, उन पर्टिकुलर रिजीम से डर लगता है, तो इसलिए हम पहले से ही प्रिवेंट करते हैं। कि जैसे अब नॉर्थ कोरिया से सभी को डर लगता है कि नॉर्थ कोरिया तो बिना सोचे समझे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने में, वो न्यूक्लियर वॉर करने पे बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। तो ऐसे रॉक रिजीम्स के थ्रेट से डरने के लिए ये स्ट्रैटेजी बनाई जाती हैं। फिर द स्ट्रैटेजी अप्रूव्ड अटैक बिफोर अ पोटेंशियल एग्रेसर गेट्स टू स्ट्रॉन्ग, येस दिस इज ऑल्सो करेक्ट, कि जब जो एग्रेसर स्टेट है वो और ज़्यादा स्ट्रांग ना हो उससे पहले ये स्ट्रैटेजी बनाई जाती है ताकि वो अटैक ना करे। द स्ट्रैटेजी वॉज इन ट्यून विद UN चार्टर, तो ये जो लास्ट ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि UN चार्टर में ऐसा कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं बात किया गया, बल्कि UN चार्टर तो इस चीज़ के खिलाफ है कि बिना किसी क्लियर एविडेंस के, बिना किसी की कोई थ्रेट है भी, आप पहले से ही कैसे आप इस चीज़ को एज्यूम कर सकते हैं कि थ्रेट है, और उस थ्रेट के लिए आप इंटरनेशनल लॉज को, UN प्रिंसिपल्स को जो है वॉयलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो UN चार्टर से ट्यून नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट विटनेस पॉलिटिकल वायलेंस इन द आफ्टरमैथ ऑफ अरब स्प्रिंग। अब देखिए, ये अरब स्प्रिंग इंपॉर्टेंट है। अरब स्प्रिंग 2011 में जो हुई, इस पर कई बार क्वेश्चन आए। ठीक, ये अरब स्प्रिंग्स क्या थी 2011 की, इसमें प्रो डेमोक्रेसी अपराइजिंग्स हुई थी मिडिल ईस्ट और कहाँ पे, नॉर्थ अफ्रीका में। ठीक है, सो डेमोक्रेसी को, वहाँ की जो मोनार्की थी वहाँ पे अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट में, सो उस मोनार्की को हटाने के लिए प्रो डेमोक्रेसी अपराइजिंग, बहुत सारी अपराइजिंग्स हुई थी। स्टार्ट तुनीशिया से हुआ था, फिर धीरे धीरे पूरे नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में पहुँच गया था। ठीक है, सो अक्रॉस मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, सो ये कह रहा है कि
कौन सी कंट्रीज, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक। सो इसमें से पूछ रहा है कि अरब स्प्रिंग, इसमें जो पहले क्वेश्चन पूछा था वो इस तरह पूछा था कि कौन सी पहली ऐसी कंट्री थी जहाँ से अरब स्प्रिंग जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो तुनीशिया पहली ऐसी कंट्री थी जहाँ से अरब स्प्रिंग जो है वो स्टार्ट हुआ था। वहाँ पे जो एक लीडर थे मोहम्मद बुजनी, उनके सेल्फ इमोलेशन होने के बाद से ये डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ पे ताकि आ सके, उसी के बाद से तुनीशिया से स्टार्ट हुआ था। सो इसमें लेकिन अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है उसमें ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अरब स्प्रिंग में मतलब इस चीज़ को विटनेस नहीं किया। तो देखिए तुनीशिया ने किया था, यस करेक्ट। इजिप्ट में ने भी किया था, करेक्ट है। लीबिया ने भी किया था, बट सऊदी अरेबिया ने वहाँ पे यहाँ ये पर्टिकुलर अपराइजिंग्स नहीं पहुँची थी, और सऊदी अरेबिया में मोनार्की सिस्टम चलता ही रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, yes, next question, which of the following statement is correct about the role of UN in Syrian war। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया कि सीरियन सिविल वॉर, जो सीरिया में सिविल वॉर हुआ था, ये इसमें यूएन का क्या रोल था, और इसके रिलेटेड जो यूएन का रोल था उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको बताने कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो जो सीरिया में वॉर हुआ था वो 2011 में, ठीक है। ये जो है ये अरब जो स्प्रिंग है इसी का ही बाद हुआ, ठीक है। तो ये देखिए अरब स्प्रिंग के दो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए, फॉलोइंग द ब्रॉडर रेजिम अपराइजिंग, ओके। सो सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए, यूएन इंटरवीन्ड इन सीरिया इन 2011 फॉलोइंग अरब स्प्रिंग। सो ये जो स्टेटमेंट है, तो सीरिया में क्या यूएन ने किया था, सो यस। उसके बाद यूएन इस, अभी ये देखिए ये स्टेटमेंट क्या पूछ रहा, करेक्ट इसमें ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें करेक्ट क्या है। सो यूएन ने सीरिया में इंटरवीन किया था, तो यूएस ने सीरिया में 2011 में इंटरवीन नहीं किया था। वाइल दे सिग्निफिकेंट बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे अरब स्प्रिंग के, बट यूएन ने डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया था, ओके। ये वहाँ पे सिविल वॉर जरूर हुई थी, बट यूएन का इंटरवेंशन नहीं हुआ था। यूएन ने बाद में इंटरवीन किया था जब वहाँ पे केमिकल वेपन से रिलेटेड कुछ हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, यूएन इंटरवीन्ड अगेन इन 2003 फॉलोइंग हिजबुल्ला सपोर्ट फॉर द सीरियन आर्मी। दिस ये भी गलत है। इराक वॉर जो हुआ था, इराक वॉर की जो यूएस ने इराक पे इन्वेड किया था, ठीक है। सो वहाँ पे यूएन ने उस टाइम पे इन्वेड नहीं किया था, क्योंकि यूएन 2003 में कहाँ पे फोकस था, इराक वॉर पे फोकस था। फिर आफ्टर सेरिन नर्व गैस अटैक इन डाम्स्की 2013 यूएन वोटेड फॉर एलिमिनेटिंग द केमिकल वेपन्स। ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है कि जब 2013 में डमास्कस में एक केमिकल वेपन यूज़ किया गया था, तो केमिकल वेपन्स यूज़ होने की वजह से वहाँ पे यूएन ने तब इंटरवीन किया कि इन केमिकल वेपन्स को रोका जा सके। तब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है एक्शन में आई थी, और उसने 2013 में सीरिया में जो केमिकल वेपन्स थे, जो उनका स्टॉकपाइल्स था, उसको एलिमिनेट करने के लिए यूएन ने इंटरवीन किया था। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, 2013 में आफ्टर द सैरिन नर्व गैस अटैक यूएन ने इंटरवीन किया। फिर लास्ट देखिए स्टेटमेंट, यूएन वांटेड सीरियाज स्टॉकपाइल ऑफ केमिकल वेपन्स एलिमिनेटेड बट फिक्स नो टाइम लिमिट। अब यहाँ पे क्या ये स्टेटमेंट, यहाँ तक तो देखिए यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही है, बट उसके बाद क्या बोल रहा है कि कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं है एलिमिनेशन का, बल्कि एक उन्होंने फिक्स टाइम लिमिट भी दिया था। उन्होंने बोला था कि आपको ये अपने जो केमिकल वेपन्स हैं इनको इस पर्टिकुलर टाइम तक के लिए पूरी तरीके से क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। तो टाइम लिमिट दी थी, ओके। टाइम लिमिट, एक टाइम फ्रेम दिया था एलिमिनेट करने का, 2013 की बात है। यहाँ पे ये मिड 2014 तक का उनको टाइम लिमिट दिया गया था, ओके। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्स सेल्फ डिफेंस enforcing of rights, seeking reparations for injury, पनिशिंग रॉन्ग डूअर एज अ कॉज ऑफ जस्ट वॉर। अब देखिए ये जस्ट वॉर का कॉन्सेप्ट, जस्ट वॉर पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। मैंने आपको दिखाए भी हैं कि जस्ट वॉर पे कौन कौन से क्वेश्चन आए, पहले जो इसमें लेक्चर्स
जो मैंने लिए हैं उसमें जस्ट वॉर से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो पुराने वाले PPYQ सीरीज़ को जरूर देखिए। कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जिससे पिछले 4-5 साल से देखा जा रहा है कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं जैसे यूनिट नंबर 5 है, यूनिट नंबर 7 होगी, इनसे मैं एटलीस्ट 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी। आप इसको बिल्कुल अच्छे से फॉलो कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। उसके बाद जो अदर यूनिट्स हैं जिससे अभी पिछले 2-4 सालों में कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहाँ से हम लोग लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी हमारे पास 1 महीना ऑलमोस्ट बचा हुआ है, तो हमारे पास अभी टाइम है। तो पहले हम लोग जो यूनिट इंपॉर्टेंट यूनिट है उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के, ताकि आपको मोटे मोटे तौर पे सारे थीम्स पता चल जाएं और उन थीम्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए बहुत बार। और मैं भी और इसका जैसे PYQ लाया है तो रिपीटेड थीम्स की भी क्लास लाऊंगी आपको, ताकि वो क्लास देख के आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन सी थीम पर्टिकुलर यूनिट से रिपीट हो रही हैं। ओके, सो इसीलिए आप इस पर्टिकुलर सीरीज़ को फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि जस्ट वॉर मैंने आपको बताया, तो जस्ट वॉर की बात जो है वो किसने की थी? ह्यूगो ग्रोशियस ने। किसने की है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ह्यूगो ग्रोशियस। 1583 से 1645 का बीच का ये डच फिलोसोफर हैं जिनको हम लोग क्या मानते हैं? ये इंटरनेशनल लॉ के फाउंडर इन्हें माना जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ के इनको फाउंडर माना जाता है। इनकी इंपॉर्टेंट बुक है ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस, ठीक है। इन्होंने ये जो टर्म है, ये सब टर्म पे भी क्वेश्चन एक बार पूछे जा चुके हैं। डी ज्यूरे बेली एसी पैसेस, ये डच में ये चीज़ लिखी गई है 1625 में। तो इस तरह से डी ज्यूरे ये करके पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस, इस पे इन्होंने लॉ बनाया था कि वॉर के लिए जस्ट वॉर क्या होता है, पीस क्या होता है। तो ह्यूगो ग्रोशियस इज द इम्पॉर्टेंट नेम, जिसमें इन्होंने बताया था, कुछ रीजंस दिए थे कि वॉर को हम जस्ट वॉर कब कह सकते हैं? जब सेल्फ डिफेंस के लिए किया जा रहा हो, या राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए किया जा रहा हो, या इंजरी से जो कोई अगर इंजरी हुई है या कोई किसी ने रॉन्ग कुछ कमिट किया तो उसका कंपनसेशन लेने के लिए अगर वॉर किया जा रहा है, या फिर हम रॉन्ग डूअर्स जो गलत करते हैं उनको पनिशमेंट दे रहे हैं, तो हम उस केस में क्या कह सकते हैं कि जो वॉर है वो जस्ट वॉर है, ठीक। तो इन्होंने 4 चीज़ ऐसी बताई कि अगर मान लीजिए आपको सेल्फ डिफेंस में आप कोई वॉर कर रहे हो, या राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, या किसी रॉन्ग डूअर को पनिश करने के लिए, या फिर आप जो हैं पर्टिकुलर विक्टिम ने आप विक्टिम है, आपको इंजरी हुई है और उसको रिपेरेशन के लिए अगर आप वॉर कर रहे हैं, सो दैट इज दीज आर सम ऑफ द रीजंस विच कंसिडर अ वॉर एज अ जस्ट वॉर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ। अब देखिए मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स, कितनी बार जब से मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराना सीरीज स्टार्ट किया, उसमें मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स से रिलेटेड कितनी बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये रिपीटेड थीम्स हैं, इनको ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए। मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ मिलेनियल डेवलपमेंट। मिलेनियल डेवलपमेंट का क्या पार्ट नहीं है, ठीक। तो टोटल 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको एक बार उनकी लिस्ट अच्छे से पढ़ लीजिए और उसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक। ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है ये यूनाइटेड नेशंस ने 2000 में इसको इस्टेब्लिश किया था, जिसमें टोटल 8 गोल्स हैं। आप सारे 8 गोल्स को पढ़ लीजिए। सबसे पहला देखिए क्या लिखा है, इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। सो यस, ये एक गोल था। अचीविंग यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, तो ये भी एक गोल था कि प्राइमरी एजुकेशन अचीव करना है। शेयरिंग 2% ऑफ GDP बाय रिच कंट्रीज फॉर डेवलपमेंट एड, ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं बताया था डेवलपमेंट एड के लिए, तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये गोल नहीं है। आप जब 8 गोल्स को रिवाइज करेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर गोल जो है वो MDG का पार्ट नहीं है। फिर लास्ट में क्या लिखा है, इंश्योरिंग द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सो दिस इज ऑल्सो, ये अगर आपको गोल्स आते हैं तो आप फिर भी इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं कि पॉवर्टी से रिलेटेड कोई, देखिए कॉमन गोल्स बनाएंगे ना, पॉवर्टी से रिलेटेड गोल बनाएंगे, प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड गोल बनाएंगे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड गोल बनाएंगे, बट ऐसा थोड़ी ना बोल देंगे कि रिच कंट्रीज़ का अपना 2% GDP का पर्टिकुलरली एकदम फिक्स कर देंगे कि 2% GDP का जो है वो डेवलपमेंट एड के लिए देना है। तो ऐसा क्वेश्चन, ऐसा गोल नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन जनवरी 2002 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विच डिस्क्राइब एक्सेस ऑफ इविल बाय द US प्रेसिडेंट। 2002 में
कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी जहाँ उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे यूएस के वो कौन थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। इन पे भी क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, ठीक है। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश उस टाइम के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कुछ कंट्रीज़ को क्या बोला था कि ये बड़ी इविल कंट्रीज़ है। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज़ थी? सो नॉर्थ कोरिया, ईरान, इराक। तो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब 11 सितंबर 2001 में अटैक हुआ था, ठीक है, तो वो जब अटैक, क्योंकि यूएस पे अटैक हुआ था ना, बहुत ही फेमस अटैक 11 सितंबर 11/9 का 2001 में अटैक हुआ था। और उसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन डब्ल्यू बुश ने वॉर ऑन टेरर जो है वो, इन्होंने ये पर्टिकुलर फ्रेज स्टार्ट किया और इन्होंने एक तरीके से इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि हम जो है अब टेरर के अगेंस्ट हमारा वॉर है, हम टेररिज्म को हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो ये वॉर ऑन टेरर, इस पे वॉर ऑन टेरर पर्टिकुलर इस थीम पे भी बहुत क्वेश्चन आए हैं। यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन बुश पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। मैंने प्रैक्टिस करवाया है और आपको मैं बता रही हूँ, इसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए, रिपीटेड थीम आपकी कवर हो जाएंगी। Who was chairman of UN committee meant for inspecting the places in Iraq for finding न्यूक्लियर वेपन्स ड्यूरिंग सद्दाम हुसैन रिजीम्स। तो फिर से बताया गया कि जब सद्दाम हुसैन का रिजीम था इराक में और वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स को देखना था कि क्या इराक के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि नहीं है, तो उस टाइम पे यूएन कमेटी का कौन चेयरमैन था, ये क्वेश्चन पूछा। देखिए कितना मतलब अजीब व गरीब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई इतना याद रखना है, पहले तो इराक वॉर याद रखना है, फिर उसके बाद ये याद रखना है कि कौन सी रिजीम वहाँ पे थी और उस रिजीम के टाइम पे कौन सा यूएन में बैठा हुआ चेयरमैन था, ये याद रखना है, ठीक है। सो 2003 का जो इराक वॉर था, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हंस ब्लिक्स है। ये आपको अच्छे से लर्न करना है कि जब यूएन कमेटी का चेयरमैन थे उस टाइम पे वो हंस ब्लिक्स थे और इराक वॉर के टाइम पे इन्होंने ही, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट थे, ठीक है, एक्सपर्ट थे, जिन्होंने ये पर्टिकुलर क्रिटिकल सिचुएशन को लीड किया। उस टाइम पे यूएन के चेयरमैन वही थे, हंस ब्लिक्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is not correct? Following horrors of the First World War, liberal internationalists sought to end war. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाई बहुत ही हॉरर क्या हो गया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, इतना लड़ाई होने के बाद, जो लिबरल इंटरनेशनलिस्ट थे वो चाहते थे कि वॉर एंड हो जाए। तो ये दिस इज द करेक्ट, दे हैड दैट राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, स्टेटहुड वॉज इम्परमिसेबल। उन्होंने क्या बोला कि स्टेटहुड और सेल्फ, तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, कि ऐसा नहीं, बल्कि स्टेट्स बनी, सेल्फ डिटर्मिनेशन भी हुआ, परमिसेबल इम्परमिसेबल जैसा कुछ था नहीं। दे वर कन्विंस दैट द सिस्टम ऑफ बैलेंस ऑफ पावर वुड गिव अवे टू कलेक्टिव सिक्योरिटी, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट। दे ऑल्सो हेल्ड दैट डिप्लोमेसी वुड बी रिप्लेस बाय कंसेंट, डिप्लोमेसी की जगह कंसेंट हो, इस चीज़ पे भी इन लोगों ने फॉलो किया, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज दे हेल्ड दैट द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड स्टेटहुड वाज इम्परमिसेबल। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 2 और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आप, उतना ज़्यादा आपको, और सिर्फ क्वेश्चंस को ऐसे नहीं प्रैक्टिस करना है कि हाँ ठीक है क्वेश्चन पढ़ा और आंसर टिक कर दिया, और फिर जैसे आप क्विज के फॉर्म में करते हो ना, उससे आपकी प्रिपरेशन, अगर किसी बच्चे को पता ही नहीं होंगे कि कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं पास्ट में और उन इवेंट्स के बारे में भी नहीं पढ़ोगे, तो आपको जब तक PYQs को एनालाइज करके नहीं सॉल्व करोगे तब तक आपका उससे कोई ज़्यादा भला नहीं होने वाला, क्योंकि एज इट इज़ भी क्वेश्चन नहीं आ जा रहा है, लेकिन उसी पर्टिकुलर थीम से थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वो थीम को रिवाइज करना है, इसीलिए PYQ का डीप एनालिसिस करके आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ आप लोग को अगर ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एंड ये लेक्चर्स को और भी शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों तक उनको भी ये लेक्चर्स पहुँचे और उनका भी जो है भला हो। सो थैंक यू सो मच।